क्या आप जानते हैं कि इस साल ही में हुए लोकसभा चुनाव में चुने गए सांसदों की लगभग आधी जनसंख्या क्रिमिनल केसेस फेस कर रही है? जी हाँ, जून 2024 में चुने गए 46% यानी 46% सांसद यानी कुल 543 में से चुने गए 251 सांसद 251 आउट ऑफ 543 सांसद ऐसे हैं जो क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और साथ ही साथ हैरानी भी होगी कि इनमें से चुने गए 27 सांसद तो ऐसे भी हैं जो कोर्ट में कुछ मामलों में कन्विक्शन भी करवा चुके हैं, यानी ऐसे सांसद दोषी भी करार दिए जा चुके हैं किसी न किसी कोर्ट्स में। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा की गई इस एनालिसिस और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट की अगर माने तो 2024 में हमारे देश ने दागी एमपीज को चुनने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अगर पिछले 4 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि इन दागी एमपीज का जो परसेंटेज है वो हर चुनाव में कैसे बढ़ता चला जा रहा है। 2009 में जो ये आंकड़ा 30% का था वो आज 46% पर पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, अगर आप इन ब्लू बार्स को करीब से देखें तो जो सीरियस क्रिमिनल केसेस जैसे कि मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और रेप और किडनैपिंग जैसे मामलों में इंडल्ज्ड एमपीज का काउंट 2009 में केवल 76 का था, वो 15 सालों में 2024 में बढ़कर 170 पर पहुंच चुका है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी एमपी या एमएलए दोषी करार हो जाने के बाद भी अपने हाउस के सिटिंग मेंबर्स बने रह सकते हैं? अब ये तो सवाल हुआ सिटिंग एमपी एमएलएज यानी मौजूदा एमपी एमएलएज का। इस सवाल का एक दूसरा भाग भी है, क्या कोई आम आदमी जिसका किसी न किसी केस में किसी न किसी कोर्ट में कन्विक्शन हो चुका है, दोष साबित हो चुका है, ऐसा व्यक्ति क्या जनप्रतिनिधि यानी एक एमपी या एमएलए का चुनाव लड़ सकता है? आपके दिमाग में इन सवालों के जो भी जवाब हों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों से जुड़े हुए हमारे संविधान की गाइडलाइंस को और हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक और लैंडमार्क जजमेंट को जो दिया गया था सन 2013 में, यानी आज से लगभग 11 साल पहले प्रसिद्ध लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले की सुनवाई में। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के शासन के दौरान आज से लगभग 92 साल पहले सन 1932 में साउथ बोरो कमेटी का गठन किया गया था इंडियन डोमिनियन के लिए इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन का फ्रेमवर्क यानी चुनावी प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली तैयार करने के लिए। साउथ बोरो कमेटी ने इस फ्रेमवर्क पर एडवाइज करने के लिए बुलाया हमारे जाने माने कानूनविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एज एन एडवाइजर अपना सबमिशन करते समय नागरिकता बनाने वाले 2 सिग्निफिकेंट क्राइटेरियाज लिस्ट किए, जिनमें पहला था राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व का अधिकार और दूसरा था राइट टू होल्ड ऑफिस अंडर द स्टेट्स यानी राज्यों के अधीन पद धारण करने का अधिकार। हालांकि ये दोनों पॉइंटर्स बड़े ही क्रिटिकल हैं एक डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के लिए, लेकिन समय बदला और समय के साथ लोग बदले, लोगों के विचार बदले और इसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर, जो हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहे जाते हैं, ऐसे महान इंसान के विचार भी आज के समय उतने प्रासंगिक यानी उतने रेलेवेंट नहीं रहे। कारण ये कि वर्तमान समय में संसद के सदनों में चुने गए कई सांसदों और विधायकों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं और क्योंकि कई ऐसे राजनेताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने बार बार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के उपरोक्त पहलुओं का दुरुपयोग किया है। हिंदुस्तान के इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के इस दुरुपयोग को कंसिस्टेंटली होता देखकर प्रसिद्ध एडवोकेट लिली थॉमस ने फिर से एक बार कमर कसी और ऐसे कॉन्विक्टेड क्रिमिनल्स यानी दोषी अपराधियों को जनता का जनप्रतिनिधित्व करने से रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। आइए समझते हैं इस रोचक कहानी को एक इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि आखिर एडवोकेट लिली थॉमस ने ये लड़ाई लड़ी थी हिंदुस्तान की आवाम के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए जो भारत देश के नागरिक हैं और जो होल्ड करते हैं द सॉवरेन पावर इन इंडियन डेमोक्रेसी। आज की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 19 साल पहले सन 2005 में, जब केरल की सुप्रसिद्ध एडवोकेट लिली थॉमस ने लखनऊ के एडवोकेट सत्यनारायण शुक्ल के साथ एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। ये याचिका दाखिल की गई थी सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को चैलेंज करने के लिए। अब यहाँ सबसे पहले ये समझते हैं कि एक रिट पिटीशन होता क्या है। रिट याचिका यानी रिट पिटीशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया एक लीगल रेमेडी है, यानी एक कानूनी उपाय है जो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स को और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया गया है। ये लीगल रेमेडी यानी कानूनी उपाय किसी भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन को उनके मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने की स्थिति में या फिर
गवर्नमेंट अथॉरिटीज या फिर गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा लिए गए इलीगल एक्शन के खिलाफ न्याय मांगने के लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का उपाय यानी लीगल रेमेडी प्रदान करता है। आमतौर पर यह एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन के फॉर्मेट में फाइल किया जाता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन या फिर अर्जेंट अटेंशन रिक्वायरिंग लीगल इश्यूज के लिए जुडिशियल इंटरवेंशन यानी न्यायिक हस्तक्षेप और रेमेडी यानी उपाय की मांग की जाती है। रिट पिटिशंस इन शॉर्ट एक बहुत ही जरूरी टूल है सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के एनक्रोचमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझते हैं कि एडवोकेट लिली थॉमस ने एडवोकेट सत्यनारायण शुक्ल के साथ एक रिट याचिका दाखिल की द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 को चैलेंज करने के लिए। अब समझते हैं कि आखिर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 में ऐसा क्या था जिसे चैलेंज करना जरूरी समझा इन जाने माने एडवोकेट्स। अगर ऊपर समझें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 प्रोटेक्ट कर रहा था कॉन्विक्टेड यानी दोषी पाए गए सिटिंग लीडर्स को उनकी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई होकर हाथ धोने से अगर उनकी सजा के खिलाफ अपीली अदालतों में यानी एपेलेट कोर्ट्स में कोई भी अपील ऑलरेडी फाइल्ड। हालांकि लिली थॉमस द्वारा दायर की गई याचिका फर्स्ट अटेम्प्ट में खारिज कर दी गई थी, लेकिन अंततः 8 साल बाद जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस ए.के. पटनायक और एस.जे. मुखोपाध्याय इस केस को सुन रहे थे, उसका फैसला आया। तो आइए सबसे पहले एक बार नजर डालते हैं इस केस के फैक्ट्स पर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 को चैलेंज करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान सभा यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के तहत सांसदों और विधायकों की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कुछ पॉइंटर्स ऑलरेडी डिटरमाइन किए हुए हैं। इन दोनों ही आर्टिकल्स के सेक्शन 1 के क्लॉज ई हमारे पार्लियामेंट को यह अधिकार देते हैं कि पार्लियामेंट खुद दोषी पाए गए एमपीज या एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एडिशनल ग्राउंड्स डिफाइन कर सकता है। इन्हीं पावर्स का उपयोग करके संसद ने सन 1951 में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को भी इनैक्ट किया था, जो एमपीज और एमएलएस की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन देता है। ऐसे एमपीज या एमएलएस के लिए जिनका कन्विक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे किसी भी ऑफेंस के लिए जो कि सेक्शन 8 में लिस्टेड है। लेकिन इसी सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 किसी भी सिटिंग एमपी या एमएलए को इसी सेक्शन 8 के तहत मेंशन्ड अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के सिचुएशन में डिस्क्वालिफिकेशन विद इमीडिएट इफेक्ट से यानी तत्काल प्रभाव से डिस्क्वालीफाई होने से सुरक्षा भी प्रदान करता है। पिटिशनर एडवोकेट लिली थॉमस ने एडवोकेट सत्यनारायण शुक्ल और अन्य के साथ इसी फैक्ट के अगेंस्ट एक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की हमारे सुप्रीम कोर्ट में इन द ईयर 2005। अपनी पिटिशन में एडवोकेट लिली थॉमस ने चैलेंज किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई कि इस धारा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाए अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ दो नई चीजें समझनी फिर से जरूरी हो जाती है। पहला कि व्हाट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL, और दूसरा कि व्हाट डज द फ्रेज अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन मीन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का तात्पर्य एक ऐसे लिटिगेशन से है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए फाइल किया गया। यह कानून और राजनीति में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर आपने भी इसे समाचारों में देखा या सुना होगा। PILs यूजुअली फाइल किए जाते हैं ऐसे किसी भी मैटर में जिसमें पब्लिक लार्जली इंपैक्ट हो रही है, उदाहरण स्वरूप पॉल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन हैजार्ड्स एक्सेट्रा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से भारत द्वारा बोरो किया गया है, जहां इस एक्सप्रेशन का जन्म हुआ अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स को लीगल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, जैसे कि वहां की गरीब पब्लिक या रेशियल माइनॉरिटीज या अनऑर्गेनाइज्ड जो कंज्यूमर्स थे उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए। यहाँ PIL के बारे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि PIL का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी कानूनी या किसी भी आर्टिकल के अंतर्गत डिफाइंड नहीं है। ये बड़े पैमाने पर पब्लिक के इंटेंट और जरूरतों पर विचार करने के लिए हमारे न्यायाधीशों द्वारा की गई इंटरप्रिटेशंस हैं। इतना ही नहीं, यह जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से कोर्ट्स के द्वारा जनता को प्रोवाइड किया गया एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ऐसे किसी भी टॉपिक पर जिसमें आपको लगता है कि जनता एक बड़े पैमाने पर गलत तरीके से रिसीविंग एंड पर है, वहां आप PIL फाइल कर सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में
या फिर हाई कोर्ट्स में। कोर्ट्स आपके द्वारा फाइल किए गए PIL पिटीशन को एक रिट पिटीशन की तरह भी ट्रीट कर सकती है और अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन भी ले सकती है। अब आगे बढ़ते हैं प्रसिद्ध फ्रेज अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स एक लैटिन शब्द है जिसका लीगल लैंग्वेज में मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स, यानी दायरे के बाहर जाकर काम करना। बेसिकली जिस चीज के लिए आपको ऑथोराइज नहीं किया गया है वो काम आप कर रहे हैं। यूजुअली इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई गवर्नमेंट इंडिविजुअल या गवर्नमेंट बॉडी या कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ऐसी कोई कार्रवाई करता है जिसमें उस कार्रवाई करने की शक्ति उसे दी नहीं गई थी और वो अपनी शक्तियों के बाहर जाकर उसने उस कार्रवाई को की अनऑथोराइज्ड रूप से। वापस आते हैं अपने केस पर और देखते हैं कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में कौन से लीगल इश्यूज इन्वॉल्व थे। इनमें पहला इशू ये था कि क्या पार्लियामेंट को द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 को इनैक्ट यानी पारित करने का पावर था, और दूसरा ये कि क्या सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 वाकई में अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में व्हाट वेयर द कंटेंशंस ऑफ द पिटिशनर्स, यानी पिटिशनर्स ने क्या कंटेंशंस रेज किए एज पार्ट ऑफ दिस केस। एडवोकेट लिली थॉमस और एडवोकेट सत्यनारायण शुक्ल एंड अदर्स जो कि पिटिशनर्स थे इस केस में, उनका प्राइमरी कंटेंशन यह था कि MP या MLA बनने के पहले के जो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं वो सेम होने चाहिए एक सिटिंग MP या MLA के डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज। उनका ये कहना था कि अगर एक इंसान को आप इलेक्शन में खड़े होने से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उसके कन्विक्शन के बेसिस पर, तो आप एक सिटिंग MP या MLA के कन्विक्शन के बाद भी उसको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करेंगे। और इसलिए पिटिशनर्स ने ये कंटेंशन रेज की कि चाहे कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हो, चाहे इलेक्शन जीत चुका हो, दोनों ही केसेस में अगर किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हो चुका है तो ऐसे व्यक्तियों को इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो सिटिंग है या नहीं है, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन इक्वल क्राइटेरिया से किया जाना चाहिए। इस कंटेंशन के लिए पिटिशनर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 102 और 191 को साइट करते हुए कहा कि इन आर्टिकल्स के शुरुआत में ही हमारा संविधान इस बात को क्लियरली मेंशन करता है कि द डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन going to contend an election should be the same as the disqualification criteria of a sitting MP or MLA। यहाँ पिटिशनर्स ने इलेक्शन कमीशन वर्सेस साका वेंकट राव 1953 केस के जजमेंट को भी साइट किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि आर्टिकल 191 lays down the same set of disqualification criteria for being chosen and for continuing as member of any state legislature। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के जजमेंट में ये कहा था कि आर्टिकल 191 किसी भी MLA के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का सेम क्राइटेरिया निर्धारित करता है। याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर्स ने इसलिए ये तर्क दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 में दिया गया प्रोविजन डिस्प्यूटेड है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के क्लॉज 1 का उल्लंघन भी। आते हैं कंटेंशन नंबर 2 ऑफ द पिटिशनर्स पे। पिटिशनर्स का अगला कंटेंशन ये था कि पार्लियामेंट के पास द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 को इनैक्ट करने का पावर ही नहीं था। ये कंटेंशन इस फैक्ट पर बेस्ड था कि आर्टिकल्स 102 और 191 हमारे संसद को ये अधिकार ही नहीं देते कि वो दोषी करार दिए गए MPs या MLAs को इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोविजन बना सकें या लागू कर पाएं। और चूंकि संसद के पास इस इम्प्यून्ड प्रोविजन यानी इस विवादित प्रावधान यानी सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 को लागू करने का लेजिस्लेटिव पावर ही नहीं है, इसलिए इस प्रोविजन को अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया जाना चाहिए। एक बार आपको यहाँ बताते चलते हैं कि जब भी हम इम्प्यून्ड प्रोविजन की बात कर रहे हैं इस केस में, यानी जिस विवादित प्रावधान की हम बात कर रहे हैं इस केस में, वो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 है। और जब भी हम इम्प्यून्ड प्रोविजन की बात करेंगे तो आपका ध्यान सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 पे जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कंटेंशन नंबर 3 पर। तीसरे कंटेंशन पॉइंटर में पिटिशनर्स ने यह भी तर्क किया कि किसी भी MP या MLA के दोषी साबित होने और सजा मिलने के साथ ही उसका सस्पेंशन या फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी लागू हो जाना चाहिए जब तक कि ऐसे कन्विक्शन या सेंटेंसिंग को रद्द नहीं कर दिया जाता। इस कंटेंशन पॉइंटर पे भी सर्वोच्च न्यायालय के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऑब्जर्वेशन को साइट किया गया जो BR कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2001 में दिया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि कॉन्विक्शन और सेंटेंसिंग दोनों तब तक लागू रहते हैं जब तक इन्हें किसी अपीलीय अदालत द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता, और यही बात डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी लागू होती है। अपने अगले कंटेंशन में याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि कॉन्विक्शन के बाद डिस्क्वालिफाइड होने वाले MPs या MLAs के पास ऑलरेडी एक रेमेडी है जो उन्हें उनके कन्विक्शन और उससे हुए डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस पंजाब स्टेट 2007 मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही ऑब्जर्वेशन को साइट किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि सेक्शन 389 सबसेक्शन 1 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड्स रेमेडी टू कन्विक्टेड एंड डिस्क्वालिफाइड MPs एंड MLAs बाय प्रोवाइडिंग दैट ऐसे केसेस में किसी भी एपेलेट कोर्ट
द्वारा एमपी या एमएलए के कन्विक्शन ऑर्डर को सस्पेंड कर डिस्क्वालिफिकेशन को स्टे किया जा सकता है। और इसलिए ये आर्ग्यू किया गया कि जब एक लीगल रेमेडी ऑलरेडी इन प्लेस थी ऐसे एमपीज या एमएलएज के पास, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 को इनैक्ट ही क्यों किया गया, केवल टेम्पररी तरीके से चीजों को हवा में लटकाए रखने के लिए। और इसलिए पिटिशनर्स ने ये आर्ग्यू किया कि इस इम्प्यून प्रोविजन को इनैक्ट ही नहीं किया जाना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। आगे बढ़ते हैं 5वें कंटेंशन पॉइंटर पे। कंटेंशन पॉइंटर 5 को समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि के प्रभाकरन वर्सेस पी जयराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सन 2005 में यह टिप्पणी की थी कि सेक्शन 8 के सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में पार्लियामेंट द्वारा डिफाइन किए गए दो सेपरेट क्लासेस जो कि सिटिंग एमपीज या एमएलएज और टू बी इलेक्टेड एमपीज या एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज को सेपरेटली डिफाइन करते हैं, उन्हें अनरीजनेबल नहीं कहा जा सकता। यानी इट इज ओके फॉर द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज फॉर दोज हु आर सिटिंग एमपीज और एमएलएज और those who are yet to become an MP and MLA। Petitioners ने इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के लिए दी गई इस टिप्पणी और रैशनल्स को महज टिप्पणी जैसे ट्रीट करने का सुझाव दिया और कहा कि सेक्शन 8 के अंडर टू बी एमपीज या एमएलएज और सिटिंग एमपीज या एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सेपरेटली क्लासिफाई करने के संबंध में दी गई टिप्पणियां, दिए गए रैशनल्स बस एक ओबिटर डिक्टा हैं और किसी भी तरीके से बाइंडिंग रेशियो नहीं। और इसलिए कोर्ट द्वारा की गई इन टिप्पणियों को सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 को वैलिडेट करने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विवादित प्रोविजन यानी सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 किसी भी तरीके से के प्रभाकरन वर्सेस पी जयराजन केस के अंडर चैलेंज नहीं किया गया था। अब यहाँ ओबिटर डिक्टा, जो कि कानून की भाषा में एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है, उसके बारे में आपको बताते चलते हैं। ओबिटर डिक्टा ओबिटर डिक्टम का बहुवचन रूप है, जिसका लैटिन में मतलब होता है कोई भी बिल, लॉ या स्टैट्यूट पास करते दफे मेंशन की गई कोई बात। यानी कोई भी बिल या लॉ या स्टैट्यूट को पास करते हुए कुछ जो टिप्पणियां दी जाती हैं, एक्सपर्ट कमेंट्स दिए जाते हैं, वो ओबिटर डिक्टा होते हैं। ओबिटर डिक्टा के अंतर्गत प्रोवाइडेड वर्ड्स किसी भी न्यायाधीश द्वारा कमेंट्स, सजेशंस, ऑब्जर्वेशंस का डिस्क्रिप्शन है, जो किसी केस को हल करने के लिए एक नेसेसिटी तो नहीं, अपितु बस टिप्पणियां हैं। और इस तरह ओबिटर डिक्टा अन्य अदालतों पर किसी भी तरीके से बाइंडिंग नहीं होता, पर एक गाइडलाइन की तरह उसे उपयोग किया जा सकता है किसी भी अन्य कानून या जटिल कानूनी मामलों में। और इस तरह ओबिटर डिक्टा अन्य अदालतों पर कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन एक गाइडलाइन के रूप में कानून को समझने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है बाइंडिंग रेशियो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस बाइंडिंग रेशियो के अंतर्गत दिए हैं, तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस अन्य अदालतों पर कानूनी रूप से बाइंडिंग होते हैं। अब आते हैं अपने पिटिशनर्स के लास्ट कंटेंशन पे। अपने लास्ट कंटेंशन में पिटिशनर्स ने यह भी तर्क दिया था कि ये विवादित प्रावधान जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वायलेशन भी है, क्योंकि इट इज आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। यानी यह मनमाना और भेदभावपूर्ण भी है, क्योंकि सेम कॉन्विक्शन और सेंटेंसिंग के लिए एक सिटिंग एमपी या एमएलए को रियायत मिलना और एक टू बी एमपी या एमएलए को रियायत ना मिलना क्लियरली एक डिस्क्रिमिनेशन है। और इसलिए उन्होंने दावा किया कि ये प्रोविजन एमपीज या एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर एक मनमानी है, एक भेदभावपूर्ण प्रावधान है, जो कि सिटिंग एमपीज या एमएलएज को एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रदान करता है than those citizens who are yet to be elected as MP or MLA against their disqualification for the same conviction or same sentencing। Petitioners के सबमिशन को समझने के बाद आइए अब देखते हैं इस केस में रेस्पोंडेंट्स ने क्या सबमिट किया। इस केस में रेस्पोंडेंट था यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया ने एज अ रेस्पोंडेंट यहाँ यह सबमिट किया कि शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने के प्रभाकरन वर्सेस पी जयराजन मामले में सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया था। रेस्पोंडेंट्स ने यह भी सबमिट किया कि इस मामले में न्यायालय ने सिटिंग एमपीज या एमएलएज वर्सेस टू बी एमपीज एंड एमएलएज को एक डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए दो मुख्य रैशनल्स बताए हैं, जो कि इस इम्प्यून्ड प्रोविजन द्वारा प्रोटेक्टेड है। यूनियन ऑफ इंडिया ने यह भी तर्क दिया कि इन्हीं कारणों से संसद ने विवादित प्रावधान लागू किया है। आइए नजर डालते हैं कि ये किन दो कारणों की बात हो रही है। पहला कारण ये था कि ये सिटिंग एमपीज और एमएलएज को तत्काल अयोग्य ठहराए जाने से हाउस की स्ट्रेंथ के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी की भी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और ऐसे केसेस में सरकार बनाने वाली पार्टी को जिस आवश्यक आंकड़े के पार खड़ा होना होता है, वह ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन से डायरेक्टली और नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है।
क्योंकि ऐसे मामले में प्रत्येक सदस्य इस आंकड़े की गिनती का एक हिस्सा है। ऐसे में इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन से सरकार के फंक्शनिंग पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो सेकंड रैशनल दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ऐसे इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस में एक बाई इलेक्शन भी होल्ड करना पड़ेगा, विच मे टर्न आउट टू बी पॉइंटलेस अगर डिस्क्वालिफाइड एमपी या एमएलए को अपीलेट कोर्ट से एक्विटल मिल जाता है। रिस्पोंडेंट्स ने ये कंटेंट किया कि इस इम्प्यून्ड प्रोविजन को इनैक्ट करने का पावर पार्लियामेंट को मिलता है आर्टिकल्स 1021E के तहत और 191(1)E के तहत। ऑल्टरनेटिवली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के पार्ट 1 को अगर शेड्यूल 7 लिस्ट 1 एंट्री 97 और आर्टिकल 248 के साथ पढ़ा जाए तो पार्लियामेंट अपने रेजिड्यूरी पावर्स डिराइव करता है ऐसे मैटर्स पर लेजिस्लेट करने के लिए जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में इंक्लूडेड नहीं है। रिस्पोंडेंट्स ने फर्दर ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इन्हीं रेजिड्यूरी पावर्स को यूज करते हुए पार्लियामेंट एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन भी डिफाइन कर सकता है और यह भी निर्धारित कर सकता है कि ऐसे डिस्क्वालिफिकेशंस किसी भी एमपी या एमएलए के कॉन्विक्शन के पश्चात कितने समय बाद लागू होंगे। आगे रिस्पोंडेंट्स ने पिटिशनर्स के उस कंटेंशन को गलत ठहराया जिसमें पिटिशनर्स का यह कहना था कि डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स हैव द रेमेडी टू मूव द कोर्ट टू स्टे द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 389। रिस्पोंडेंट्स का यहां तर्क ये था कि ये रेमेडी का तरीका इसलिए गलत है क्योंकि सेक्शन 389 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किसी भी एपेलेट कोर्ट को यह पावर नहीं देता कि वो ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन को स्टे कर सके जो कि एमपी या एमएलए के कॉन्विक्शन के डेट से ऑलरेडी लागू हो। एंड हेंस देयर इज अ नेसेसिटी एंड रैशनल टू इनैक्ट अ सेफगार्ड अंडर द इम्प्यून्ड प्रोविजन। पिटिशनर्स और रेस्पोंडेंट्स के सारे सबमिशंस, कंटेंशंस, केस के फैक्ट्स और लीगल इश्यूज को बारीकी से रीड, एनालाइज और ऑब्जर्व करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिटिंग एमपीज या एमएलएज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रोविजन इनैक्ट करना पार्लियामेंट के पावर्स के बियॉन्ड है, यानी संसद की शक्तियों के परे है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि टू बी एमपीज, एमएलएज और सिटिंग एमपीज या एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज अलग अलग नहीं हो सकते और दोनों को समान क्राइटेरियाज पर ही डिस्क्वालिफाई होना चाहिए। न्यायालय ने आगे यह स्पष्ट किया कि अगर किसी भी एमपी या एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 101 3A एंड आर्टिकल 190 के 3A के अंतर्गत हुआ हो तो पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो ऐसे प्रोविजंस इनैक्ट करे जो कि ऐसे कॉन्विक्टेड एमपीज या एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशन की डेट को डिले करके पार्लियामेंट की सीट को वेकेट होने से रोक दे। अगर आर्टिकल 101 के सेक्शन 3 के क्लॉज ए पे नजर डालें तो ये कहता है कि इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 102 हिज सीट शैल देयर अपॉन बिकम वेकेंट। सिमिलरली आर्टिकल 190 के सेक्शन 3 के क्लॉज ए का कहना है कि इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, यानी यहाँ स्टेट लेवल की बात हो रही है, बिकम्स सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 191 हिज सीट शैल देयर अपॉन बिकम्स वेकेंट। आपके रेफरेंस के लिए मैंने आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया है जिसे आप अपने डिटेल्ड रेफरेंस के लिए पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे ये क्राइटेरियाज कुछ इस प्रकार हैं जिस पर डिस्क्वालिफाई होने के बाद उनकी सीट वैकेंसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता या फिर उनके डिस्क्वालिफिकेशन को डिले नहीं किया जा सकता अगर ऐसे एमपीज या एमएलएज भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंडर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करते हैं जो कि कानूनी तरीके से होल्ड करना परमिटेड नहीं है, या फिर अगर कोई एमपी या एमएलए मेंटली अनसाउंड है, असक्षम है और ऐसा किसी न्यायालय द्वारा घोषित किया जा चुका है, या फिर वह एक अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो, यानी ऐसा इंसान जिसने अपने उधार चुकता नहीं किए, बैंकरप्ट हो गया और अभी तक उस पे इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स किसी कोर्ट में चल रही हैं, या फिर अगर वह भारत का सिटीजन नहीं है या उसने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है या किसी फॉरेन कंट्री के लिए एलिजियंस को एक्नॉलेज कर चुका है, या फिर अगर वह पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई हो गया है। आखिरी जो क्राइटेरिया है डिस्क्वालिफिकेशन का वो ये कहता है कि अगर कोई इंसान 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालीफाई हुआ जिसमें ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन यानी दल बदलने के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो भी उसके डिस्क्वालिफिकेशन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता और उसके डिस्क्वालिफिकेशन को डिले नहीं किया जा सकता। वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद के पास आर्टिकल्स 102 सेक्शन 1 क्लॉज ई एंड आर्टिकल 191 सेक्शन 1
क्लॉज ई के अंडर किसी भी व्यक्ति को एमपी या एमएलए के रूप में चुने जाने और सिटिंग एमपी या एमएलए के लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ले डाउन करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। लेकिन साथ ही आर्टिकल्स 101 सेक्शन 3 क्लॉज ए एंड आर्टिकल 190 सेक्शन 3 क्लॉज ए के अनुसार संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे कि किसी भी एमपी या एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के डेट को डिले यानी डेफर किया जा सके। अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पार्लियामेंट ने हमारे संविधान द्वारा दिए गए पावर्स के बियॉन्ड जाकर इस इम्प्यून्ड प्रोविजन यानी सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 को इनैक्ट किया है और इसलिए दिस इम्प्यून्ड प्रोविजन इज अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट लिली थॉमस के इस ऐतिहासिक केस में ये रूलिंग दी कि जैसे ही एक पॉलिटिशियन का एक कोर्ट में कन्विक्शन होता है वैसे ही उसे डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने से या फिर पार्लियामेंट की सदस्यता से। हालांकि हमारे देश में कन्विक्शन की दर अदालत द्वारा सजा देने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, जिसमें वास्तव में बहुत लंबा समय लग जाता है। तकरीबन 5 साल पहले 2019 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने पाया था कि 2019 में लोकसभा चुनाव में लगभग 43% इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस ऐसे थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले थे या लंबित आपराधिक मामले थे। सरप्राइजिंगली यह आंकड़ा कम नहीं हुआ है, बल्कि संसद में पहले के आपराधिक रिकॉर्ड होल्ड करने वाले और चुनाव जीतने वाले राजनेताओं की संख्या कंपैरेटिव रूप से बढ़ती जा रही है। खैर, हमारा संविधान और हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो कानून हमारे लिए प्रोवाइड करता है हमें उसके अंतर्गत ही चलते रहना है। लेकिन इस वीडियो से मेरा ये मकसद था कि मैं आपको अवगत कराऊं कि दागी एमपीज या एमएलएज के अगेंस्ट कितनी लंबी लड़ाई ऑलरेडी लड़ी जा चुकी है। एक बार फिर से बहुत बड़ा धन्यवाद एडवोकेट लिली थॉमस को इस ऐतिहासिक लड़ाई को लड़ने के लिए, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इतनी बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद जजमेंट देने के लिए और आप सब ऑडियंस का इस पूरे केस को डीपली समझने के लिए। आशा है आप सबकी जागरूकता हमारी सोसाइटी को आने वाले भविष्य में साफ छवि के एमपीज या एमएलएज को इंटेलिजेंटली सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी। धन्यवाद।